हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आसपास की किताब का पार्ट नंबर 12, कैसे कैसे बदले घर। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो ये जो कहानी है ये है चेतन दास जी की। ये पहले बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब ये टीचर थे, और अभी ये अपने पुराने दिनों को याद करके लिखते हैं। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। तो ये जो स्टोरी है ये किस समय की है, जब भारत और पाकिस्तान, ये जो हमारा भारत है ये 2 हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान में। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। तो जो कैंप बना था उसमें टेंट हाउस लगे थे। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। परात जो है वो होता है एक बर्तन जिसमें मम्मी आटा लगाती है ना, तो उस बर्तन को परात कहते हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थीं। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो जब घर कच्चे होते थे तो उसमें सीमेंट वाले फर्श नहीं होते थे, तो मिट्टी का ही फर्श बनाया जाता था। मिट्टी में भूसा मिलाकर फर्श को लीपा जाता था। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम में बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। तो छत कैसे बनाई, लकड़ी के फट्टे लगाए हैं, उसके ऊपर बोरियां बिछा दी और नीम और कीकर की लकड़ियां लगा दी, और इसके ऊपर फिर पूरा मिट्टी बिछाकर ये पूरी छत बना दी। पता करो और लिखो। अब क्या पता करना है कि अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे किस जगह शहर में रहते थे। तो जो हमारे दादा दादी हैं वो गांव में रहते थे। उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। तो पहले घर थोड़े कच्चे होते थे, थोड़े पक्के भी होते थे। तो किस किस से बने थे घर। उनका घर ईंट, सीमेंट, बांस, फूस तथा लकड़ी से बना था। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ बना था? हाँ, उनके घर में टॉयलेट था। उनके घर में खाना कहाँ बनता था? उनके घर में खाना रसोई घर में बनता था। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि दीवार मिट्टी तथा लकड़ी के फट्टों के फ्रेम पर बना था। लकड़ी के फ्रेम पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाई गई थी। मिट्टी की मोटी परतें ठंड तथा गर्मी से घर की सुरक्षा करती हैं। तो जो चेतन दास का घर था उसमें मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में
सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारी हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते हैं। चूने से पुताई यानी कि वाइट वॉश, सफेदी कर लेते हैं। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। अब देखिए इस पिक्चर में, एक तरफ तो मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह भी बनी हुई है। तो ये है चेतन दास जी के घर की छोटी सी रसोई। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच, वे दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। तो जब गांव में जो घर बनते थे तो लोग क्या करते थे कि उसमें ना टॉयलेट नहीं बनवाते थे, खेतों में जाते थे टॉयलेट करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने घर में ही टॉयलेट का इंतजाम किया हुआ था। घर के पीछे वाले हिस्से में उन्होंने टॉयलेट बना रखी थी। तो वैसा ही चेतन दास ने भी किया। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे, चर्चा करो। तो पहले क्या होता था कि मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग टॉयलेट को साफ करना बहुत गंदा काम मानते थे, इसलिए वो खुद साफ नहीं करते थे, किसी और से करवाते थे। उस समय टॉयलेट साफ करना गंदा माना जाता था, इसलिए लोग दूसरे लोगों से टॉयलेट साफ करवाते थे। ये बहुत ही गलत बात है। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? हाँ, हमारे घर में तो टॉयलेट है और उसे हम लोग ही साफ करते हैं। ये लिखा है हम। फिर और भी बदलाव हुए। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। अब चेतन दास के सभी बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने बेटी सिम्मी की शादी भी कर दी। अब जब राजू की शादी की बात आई तो चेतन दास ने सोचा कि पहले पूरे घर को कम्प्लीटली हम पक्का कर लेते हैं। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा लिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाएं। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। तो अब चेतन दास का घर कैसा दिखता है? इस तरह का एकदम पक्का घर। नई नई चीजें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं। चेतन दास और उनकी वाइफ सुमन अपने छोटे बेटे मोंटू के पास कभी कभी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। अब जो राजू है उसने कैसा वॉशरूम बनवाया है, कैसा बाथरूम बनवाया है? टाइल्स वाला। तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ।
मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता-पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाज़ी खान में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। अब कुछ और क्वेश्चन हैं, वो भी देखते हैं हम। तुम्हारा अपना मकान किन-किन चीज़ों से बना है? मेरा मकान सीमेंट, बालू यानी कि रेत, सीमेंट से बना है, रेत से बना है, लोहे की छड़ों से जिनको हम सरिया भी कहते हैं उनसे बना है और लकड़ी से बना है। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन-किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है? लिखो। मेरे दोस्त का मकान भी सीमेंट से बना है, रेत, लोहे की छड़ों यानी कि सरियों से बना है, लकड़ी से बना है। कोई अंतर नहीं है दोनों के घर में, परंतु मेरा मकान मेरे दोस्त के मकान की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता-पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? तो हमें लगता है कि चेतन दास के पोता-पोती शहरों में सीमेंट तथा लोहे से बनी बहुमंजिले इमारतों में रहेंगे, यानी कि बड़ी-बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहेंगे। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? मैं बड़ा होकर महानगर में बने बहुमंजिली इमारत में रहना पसंद करूँगा, यानी कि हम दिल्ली जैसे महानगर में जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसमें रहेंगे। तुमने अपने दादा-दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थीं? क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई हैं? कौन-कौन सी? तो जो हमारे दादा-दादी हैं उनके मकान में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी बनाने में, तो देखते हैं कि हमारे मकान में भी वही चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं या कुछ अलग है। हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग मेरे घर बनाने में भी हुआ है और दादा-दादी जी के घर में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। चित्र को देखो। इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है, जैसे लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ भी लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। अब ये पिक्चर देखते हैं, इसमें बहुत सारे लोग अलग-अलग काम कर रहे हैं। ये आदमी कुछ पाइप लगा रहा है, तो ये प्लम्बर है। ये बिजली का कुछ काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रीशियन है। ये मज़दूर हैं जो सामान को ढो रहे हैं छत बनाने के लिए। यहाँ पर एक मिस्त्री है जो कुछ रेत, सीमेंट वगैरह मिला रहा है और यहाँ पर फिर एक मज़दूर है जो पत्थर तोड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं और वे किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इस टेबल को हम फिल करते हैं। यहाँ पे लिखना है काम, यहाँ पर लिखना है काम को करने के लिए वो क्या-क्या औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों को किस नाम से बुलाया जाता है। सीमेंट तथा बालू मिलाना, ये काम होता है फावड़े से और जो इस काम को कर रहा था पिक्चर में वो है राजमिस्त्री। पाइप लगाने का काम होता है पाइप कटर, यानी कि पाइप काटे जाते हैं पाइप कटर से और हथौड़ी से उनको फिक्स किया जाता है। और जो आदमी पाइप लगाने का काम करता है उसे कहते हैं हम प्लम्बर। बिजली के तारों तथा उपकरणों को लगाना, बिजली के तारों को लगाना या बिजली की चीज़ों को सामान को लगाना, ये सब होता है किस-किस औजार से? तार से, पेचकस और प्लास, और भी होते हैं हथौड़ी वगैरह। तो जो आदमी बिजली के तारों को लगाता है या बिजली के उपकरणों को लगाता है उसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं? उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो, इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनको हम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, इनके कामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। तो हाँ, हमने ऐसे तो बहुत सारे लोग देखे हैं। अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखो। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है।
वहाँ क्या बन रहा है। अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने टीचर के साथ में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो हम वहाँ पर क्या क्या देखेंगे, वही क्वेश्चन है। वहाँ क्या बन रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है जिसे मॉल कहते हैं। वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, तो मॉल तो बहुत बड़ी जगह होती है तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वहाँ लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। वे क्या क्या काम कर रहे हैं, वहाँ इंजीनियर हो रहे कार्य की निगरानी तथा निरीक्षण करते हैं। तो जो मॉल बन रहा है उस साइट पर कौन कौन है, इंजीनियर लोग हैं। इंजीनियर लोग क्या काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि काम किस तरह से हो रहा है, ठीक हो रहा है या फिर जो पूरा काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। राजमिस्त्री ईंटें जोड़ने का काम करते हैं। अब जो मिस्त्री लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि दीवारें बना रहे हैं। मजदूर ईंटें, सीमेंट, बालू एवं अन्य सामग्री एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो वहाँ पर लेबर लगी हुई है और मजदूर लोग क्या कर रहे हैं, वो ईंटें ढो रहे हैं, सीमेंट, रेत आदि को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। वहाँ पर एक क्रेन भी है, तो जो क्रेन ऑपरेटर है वो क्रेन को चलाते हैं। वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं, वहाँ पर लगभग 400 पुरुष यानी कि 400 आदमी हैं और 100 औरतें वहाँ पर काम करती हैं। क्या वहाँ बच्चे भी थे? क्या वे भी काम कर रहे हैं? वहाँ बच्चे तो थे लेकिन वो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। काम कर रहे लोगों को रोज कितने रुपए मिलते हैं, किन्हीं 3 लोगों से पूछो। तो हमको क्या पूछना है लोगों से कि आपको इस काम के कितने पैसे मिलते हैं। बढ़ई तथा राजमिस्त्री को रोज के 400 रुपये मिलते हैं, मजदूर को रोज 300 रुपये मिलते हैं और जो क्रेन ऑपरेटर है उसको रोज क्रेन चलाने के 500 रुपये मिलते हैं। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं, वे लोग बिल्डिंग साइट पर बने अस्थाई मकानों या टेंट हाउस में रहते हैं। तो जो मजदूर लोग होते हैं ना, वो जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर अपना एक टेम्परेरी घर बना लेते हैं या टेंट हाउस बना लेते हैं। और कुछ लोग जैसे इंजीनियर्स या फिर क्रेन ऑपरेटर वो अपने घर पे रहते हैं, उनका घर अलग होता है। और जो मजदूर लोग होते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास ही अपना टेम्परेरी घर या टेंट हाउस बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, तो मॉल बिल्डिंग बन रही है तो मॉल बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट, बालू, लोहा, शीशा, लकड़ी और ईंटें। पूरी बिल्डिंग बनाने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी। अब मॉल तो बहुत बड़ा होता है तो सामान भी ज़्यादा लगेगा। तो एक रफ आइडिया से हमको लगता है कि लगभग 1 लाख बोरियां सीमेंट की लगेंगी और 5000 ट्रक ईंटों के लगेंगे। बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है, ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह सूची बनाओ। तो हमको क्या पता करना है कि जो सामान आ रहा है ट्रक में आ रहा है या रेहड़ी में आ रहा है। कम सामान है तो रेहड़ी में आएगा, ज़्यादा सामान है जैसे कि सीमेंट या ईंटें तो वो ट्रक में आएंगी। तो हमें लिखना है कि ट्रक, रेहड़ी में क्या क्या सामान आ रहा है और ट्रक या रेहड़ी के अलावा भी और किस किस में सामान आ रहा है, जैसे कि टेम्पू, ट्रैक्टर, वो सब यहाँ पर लिस्ट बना के लिखना है। बिल्डिंग बनाने का सामान ट्रकों, ट्रैक्टरों, रेहड़ी और ठेलों में भी आता है। इनकी कीमत पता करो। अब यहाँ पे कुछ सामान लिखा हुआ है और हमको क्या बताना है कि उसका प्राइस क्या है। इनकी कीमत पता करो। एक बोरी सीमेंट लगभग 500 रुपये की आती है। एक पक्की ईंट, तो एक ईंट की कीमत होती है लगभग 5 या 6 रुपये। 5 रुपये यहाँ पे लिखा है मैंने। एक बड़ा ट्रक रेत का एक बड़ा ट्रक कितने का आएगा, 5000 रुपये का। अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो। तो अब अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछने हैं किन लोगों से, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। तो हमने प्रश्न पूछे और एक एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है, बन रहे बिल्डिंग का नक्शा किसने बनाया। इसका उत्तर है आर्किटेक्ट ने बन रही बिल्डिंग का नक्शा बनाया। तो जब बिल्डिंग बनी है, बड़ी है, तो उसका नक्शा भी किसी को बनाना पड़ेगा। तो जो आदमी नक्शा बनाने का काम करता है उसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ने बन रही बिल्डिंग का नक्शा बनाया है।
60 सालों में चेतनदास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम से लिखो। तो सबसे पहले तो चेतनदास का जो घर है वो कैसा था? कच्चा घर था। वो बना था मिट्टी, बांस और रस्सी से। फिर थोड़ा पक्का घर हुआ और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई? लकड़ी, नट बोल्ट, लोहे के पाइप। उसके बाद घर फिर थोड़ा और पक्का हुआ तो क्या क्या इस्तेमाल हुआ? रेत, सीमेंट, लकड़ी। सबसे लास्ट में चेतनदास के घर में टाइल्स लग गई थी, मार्बल भी लग गया था। तो क्या क्या सामान इस्तेमाल हुआ? सीमेंट, रेत, लोहा, प्लास्टिक और संगमरमर यानी कि मार्बल। नेक्स्ट टॉपिक है आओ घर बनाएं। कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बट जाएं। हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो: मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज, माचिस की डिब्बी और रंग। सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। तो आपको क्लास में क्या करना है कि जो पूरी क्लास है वो 3-4 ग्रुप में बट जाएगी और हर ग्रुप क्या करेगा? अलग अलग घर के मॉडल बनाएगा और जब वो छोटे छोटे मॉडल इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको एक साथ सेट करके एक छोटी सी हमको बस्ती बनानी है, कॉलोनी बनानी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, छोटे छोटे घर मिलकर क्या बना है? पूरी बस्ती बनी है। वैसे ही हमको बनाना है। तो अब ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए